करारा जवाब मिलेगा। और बिहार में भी यही हुआ है। कुछ दिनों पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय सीतामढ़ी के सांसद देवेश ठाकुर ने कुछ ऐसा बयान दिया था जिसको लेकर स्थानीय लोग के साथ साथ पूरे बिहार के लोग उन पे नाराज थे, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिला था। लेकिन इस बार आरजेडी ज्वाइन करने के बाद राघवेंद्र कुशवाहा ने उन्हें करारा जवाब दिया है। आज खुद राघवेंद्र कुशवाहा मेरे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है राघवेंद्र जी। नमस्कार। राघवेंद्र जी, देवेश ठाकुर पहले बहुत ही स्वच्छ छवि के माने जाते थे, कहा जाता था कम बोलते हैं, लेकिन चुनाव के जस्ट बाद जब उनका रिजल्ट हुआ उसके बाद एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें जिस तरीके की बात उन्होंने रखी जनता के लिए, बिहारियों के लिए, उसका जवाब, माकूल जवाब नहीं मिला था। लेकिन आप तो सीधे उनका घर को डायनामाइट से उड़ाने की बात करके जवाब दे दिए हैं। देखिए, उस समय भी जब उन्होंने चुनाव जीतने के बाद जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा था अभिनंदन समारोह में अपने कि मैं कुशवाहा, यादव, मुस्लिम और सूरी समुदाय, दलित समुदाय के लोगों का नाश्ता पानी चाय पान कराऊंगा, लेकिन उनका कोई काम नहीं करूंगा। तो उस समय भी मैंने उनके खिलाफ में बयान दिया था और कहा था कि वो सीतामढ़ी में अगर अपने बयान पर कायम रहते हैं तो सीतामढ़ी में मैं इनको प्रवेश नहीं करने दूंगा। तो वो तुरंत बाद, कुछ दिन बाद, वो अपने बयान को कहा कि मेरे कहने का अर्थ वो नहीं था, वो मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया था। तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलिए, उन्होंने अपनी भूल को स्वीकार किया तो हम लोग फिर स्थिर हो गए। फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक ऑडियो, उनका वीडियो नहीं, ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बिहारी को भद्दी भद्दी गाली दे रहे हैं। एक आदमी रात में फ़ोन कर रहा है तो यह भी बिहार के 20 करोड़ लोगों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा था उस समय भी। और उस समय भी मैंने ये बात अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से कही थी। लेकिन उस बात पर वो आज तक, अभी तक माफ़ी नहीं मांगे हैं। इस बात से बिल्कुल वो लग रहा था कि ये महाराष्ट्र में पले बढ़े हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई है, तो ये इनके अंदर में मराठी तेवर लग रहा था। ये लग रहा था कि राज ठाकरे के रिश्तेदार की तरह की भाषा ये बोल रहे हैं। तो वो भी यहाँ के बिहारी स्वाभिमान को ठेस लगा। तो जाति सूचक शब्द कहने पर अभिनंदन समारोह के बाद तो उनके ऊपर में एक रंजीत कुमार नाम का व्यक्ति पटना के हाईकोर्ट में PIL भी किए हुआ है। और कई लोग बिहारी स्वाभिमान को ठेस लगने के बाद हमारे से बातचीत हुई है और उन लोगों ने भी कहा है कि हम भी इसके संदर्भ में हम एक PIL दाखिल करेंगे। तो वो लोग प्रक्रिया में होंगे। लेकिन हाल के दिनों में सीतामढ़ी में हत्याओं का दौर चलने लगा। लगातार आप पिछले 5 महीना में देखेंगे तो 3 दर्जन से ऊपर लोगों की हत्या हो गई और वो किसी भी पीड़ित परिवार से मिलने नहीं जाते थे। जो उनके समर्थक भी हो, विरोधी भी हो, किसी से भी वो मिलने नहीं जाते थे। और उसी समय उन्होंने चुनाव जीतने के तुरंत बाद कहा था कि इन समाज के लोगों का मैं कोई काम नहीं करूंगा और इन लोगों को परिणाम भुगतना पड़ेगा। और वो परिणाम भुगतना पड़ गया। उनके जीतने के तुरंत बाद सब लोगों की हत्याएं होने लगी। सीतामढ़ी में क्राइम का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ गया। तो लगता नहीं है कि मतलब एज ए सांसद उनका काम, सांसद बन गए, उनका ख्वाहिश पूरा हो गया, उसका जनता से कोई मतलब नहीं? इसी तरह का तो प्रतीत हो रहा है ना, उनका व्यवहार तो इसी तरह का प्रतीत हो रहा था। उनको लगा कि हमारी अंतिम इच्छा जो थी राजनीति की वो पूरी हो गई, अब हमको कुछ लेना देना है नहीं। तो भाई, तो जीते कैसे वो? मैंने जनता का वोट से, मैंने किस तरीके से, पैसा खर्च करके? मेरा तो एकदम स्पष्ट मानना है कि अभी जो 65 लाख वोट का हेरा फेरी कर रहे हैं NDA के लोग, और ये जो अभी SIR हुआ है, विशेष गहन पुनरीक्षण, उसमें बिहार से 65 लाख मतदाता गायब हो गए और सीतामढ़ी से 2 लाख से ऊपर मतदाता गायब हो गए। और ये चुनाव जीते हैं लगभग 50,000 वोट से। तो 2 लाख मतदाता गायब हो रहे हैं, तो इसका माने है ना कि उस समय फर्जी लोग थे तो जो इनको वोट कर दिया होगा, अब उसी से चुनाव जीत गए होंगे। महाराष्ट्र से आके वोट कर दिए क्या इनको? अब कहां से कौन किया? महाराष्ट्र में तो लोग जोड़ दिए कांग्रेस पार्टी के लोगों ने वोट को। तो अब वो बिहार का चुनाव आने वाला है, तो बिहार के चुनाव से पहले SIR क्यों किया गया? ये तो लोकसभा के चुनाव से पहले SIR होना चाहिए।
अगर देश के प्रधानमंत्री निष्पक्ष हैं तो, चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो लोकसभा के चुनाव से पहले एसआईआर होना चाहिए था। लेकिन ये तो चुनाव आयोग तो राहुल गांधी पर 7 दिन का अल्टीमेटम दी है तो कि कहा जो बोलते हैं उसको साबित करके दिखाएं। तो साबित तक कर दिए। राहुल गांधी तो कुछ लोगों को मिलवाए थे सार्वजनिक तौर पर, कुछ महिला लोग, बाद में वो महिला मुकर गई कि हमको ऐसा कहने के लिए कहा गया था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब कई चीजों को, तथ्यों को तो हमेशा अतिरंजित करके, कभी तोड़ मरोड़ के, कभी छुपा के, कभी दिखा करके ये लोग तो बोलते रहे हैं। अब जैसे मैंने ही कहा कि भाई सीतामढ़ी में कोई भी हत्या हो रही है और हमारा सांसद वहां पीड़ित पक्ष के आंसू पोंछने नहीं जा रहे हैं, वो घर के गार्जियन है ना, सीतामढ़ी के सांसद है, निर्वाचित सांसद है, तो उनको जो वोट दिया वह भी, जो नहीं दिया वह भी, वो तो सबके सांसद है। अगर हम नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देते हैं तो हमसे कोई पूछेगा कि भाई देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो हम क्या कह देंगे? नरेंद्र मोदी नहीं है, वो तो देश के प्रधानमंत्री हो जाते हैं ना। तो अब देश में कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई समस्या होगी तो सवाल किससे पूछा जाएगा? नरेंद्र मोदी से पूछा जाएगा। पुतला उनका जलाता है, लोग इस्तीफे की मांग करता है। आप तो बोल दिए कि डायनामाइट घर तो ठीक उसी तरह से बिहार के मुख्यमंत्री से लोग सवाल जवाब करता है ना, उनसे भी इस्तीफा मांगता है ना, उनके भी घर, उनको भी लोग उनका पुतला जलाता है ना। तो हमने भी यही कहा था कि सीतामढ़ी में हत्याओं का जो दौर चल रहा है और किसी भी पीड़ित परिवार से हमारे निर्वाचित सांसद माननीय देवेश चंद्र ठाकुर नहीं मिलते हैं, उनके जख्मों पर मरहम नहीं लगाते हैं और हत्यारे जिसका नामजद अभियुक्त है उसके बचाव में बयान देते हैं, तो ये एक निर्वाचित सांसद और इतने जिम्मेदार पद पर रहे हुए, संवैधानिक पद का निर्वहन करने वाला व्यक्ति, कानून का इतना बड़ा ज्ञाता, पढ़े लिखे आदमी है, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, उनकी मैं इज्जत करता था और हिंदुस्तान के नामी कॉलेज से पढ़े लिखे हैं, महाराष्ट्र के पुणे से, फर्ग्यूसन कॉलेज से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, और वो व्यक्ति ये कह रहा हो, ये कहां से तर्कसंगत है कि ये आदमी हत्यारा नहीं है जिसका नामजद अभियुक्त है? जो आदमी मरने से पहले, कुछ दिन पहले एक उसका वीडियो वायरल हो गया था पुट्टू खान साहब का, और उन्होंने साहब कहा था कि मेरे इन लोगों, नाम लेकर के कहा था कि ये लोग मुझको कभी भी हत्या कर सकते हैं, और इन सब लोगों का उठना बैठना माननीय सांसद देवेश चंद्र ठाकुर से है। मतलब उनके इशारे पे आपका, मैंने एक तरह से आरोप तो अब बताइए, मेरा सीधा सा मानना है भाई बालकृष्ण जी, आपको लंबा चौड़ा अनुभव है पत्रकारिता का। अब बगल में इनकी भारतीय जनता पार्टी, सहयोगी पार्टी की सरकार है ना उत्तर प्रदेश में, एक साधु संत आदमी है, सीधा साधा साधु संत है, संत का स्वभाव बड़ा ही निर्मल स्वभाव माना जाता है। तो बुलडोजर चलाते हैं वो, साधु संत कैसे? लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कितना टाइट है, हत्यारे नहीं पकड़ाते हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो उनके घर पर बुलडोजर चला देते हैं। तो मेरा भी तो सीधा मामला है यहाँ पर। और हमारे ही सरकार में नीतीश कुमार का जो सबसे पहला 5 साल का जो टेन्योर था, उसमें तो अपराधियों की एकदम सांप सूंघी हुई थी। कोई अपराधी काम करने से, कोई भी गलत काम करने से डरता रहता था, क्योंकि उस समय प्रशासन का इस तरह से इकबाल था, कानून का भय था लोगों के अंदर में कि कोई आदमी करने समझ गया कि भाई कुछ करोगे तो एकदम हो जाएगा, तुमका इनकाउंटर हो जाओगे, या स्पीडी ट्रायल से उनको तुरंत सजा मिल जाती थी। तो मेरा सीधा मानना था कि बगल के प्रदेश में जो आप ही की पार्टी की सरकार, सहयोगी पार्टी की सरकार है, और वहां पर बुलडोजर चलाया जाता है जब अपराधी नहीं पकड़ाता है, आप केवल इश्तिहार लगवा के छुड़वा देते हैं और कहीं कुछ नहीं, न कुर्की जब्ती न कहीं कुछ होता है, तो क्यों नहीं वहां बुलडोजर चलता है? और वो तो मरने से पहले आपका नाम जोड़ रहा है आपके कि आप ही के यहाँ उठता बैठता है वो सब नामजद अभियुक्त, उनके संरक्षण में रहता है, तो फिर तो आपके घर पर भी बुलडोजर चलाया जाना चाहिए, आपके घर को भी डायनामाइट से जनता उड़ाएगी। जनता का आक्रोश है, वो तो जनता के आक्रोश का वो परिणाम था, वो लाउड एग्रेशन था, वो उसका वो प्रतीक था। वो तो एक जो बोला जाता है वो बोलने के क्रम में मैंने कहा था, और तो इसका अर्थ थोड़ी है, वो तो पीपुल्स का एग्रेसिव वॉइस था वो। अच्छा, मतलब सांसद अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण दे रहा, आपका सीधा आरोप है? जी बिल्कुल बिल्कुल आरोप है कि भाई आप का एक ड्यूटी है कि वहां के एसपी और डीएम पर इतना नकेल कसिए कि अपराधी तुरंत गिरफ्तार हो। अभी रोज हत्याएं हो रही है वहां पर। कल देखिए, कल घर में घुस करके एक खाना बनाने वाली महिला सोनिया देवी की,
जो मेरे गांव की बेटी है और बगल में ब्याही हुई है, और उसको गोली जा करके मार दिया लोग, सोनिया देवी को। ये कितना अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है कि घर में घुस करके, ठीक है जमीन विवाद है तो कुछ भी है तो कानून का भय तो होना चाहिए ना। वो सीतामढ़ी की धरती है, बड़ी पावन और आध्यात्मिक धरती रही है। वहां के लोग हमेशा सीताराम सीताराम रामे राम रामे राम करने वाले लोग हैं। और वहां के लोग आजकल क्या कर रहे, चिल्ला रहे हैं, मड़ा 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 चिल्ला रहा है। जो लोग सीताराम 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 रामे राम करने वाले लोग थे, वो मड़ा 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 चिल्ला रहा है, चीख रहा है, चित्कार कर रहा है, त्राहिमाम कर रहा है, और उनकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं। ये शांतिप्रद जिला, शांतिप्रद जगह जहां मां जानकी की जन्मभूमि है, जहां इन्होंने अभी तुरंत शिलान्यास भी किया, और वो गोलियों की तरतराहट के बीच में शिलान्यास हुआ। तो हमारे शांतिप्रद जिला को इन लोगों ने पीस जोन को क्राइम जोन में कन्वर्ट कर दिया। सीतामढ़ी पीस जोन जाना जाता था, वो क्राइम जोन में कन्वर्ट। मतलब लोकसभा चुनाव के बाद हत्याओं का दौर अचानक बढ़ गया है। यही हत्या तो उसके बाद ही शुरू हुई थी। मैंने तो कहा है कि जनवरी से लेकर के अगस्त तक का डाटा देखेंगे तो 40 हत्याएं हो चुकी है। 40 हत्या हो चुकी है। कभी किसी से नहीं मिले सांसद, तो कभी किसी से डीएमएसपी से नहीं बात की, किसी से नहीं मिले, न किसी पर तक नकेल कस रहे हैं गिरफ्तारी करने के लिए। तो हम सवाल किससे पूछेंगे? सवाल तो मेरा सीधा सवाल होगा सांसद से, विधायक से और वहां के प्रशासन से। तो मैंने प्रशासन का तो उस दिन घेराव किया ही था। क्या बात हुई? और उसके साथ भी हमारी ये हुई। तो कुछ असर हुआ? तो प्रोटेस्ट किए? 2 दिन के लिए असर हुआ था। 1-2 अपराधी को पकड़े थे, 1-2 अपराधी के घर के कुर्की जब्ती भी किए हैं, शायद ऐसा लगता है, सुनने में आया है। वीडियो भी हमने देखा है। वो खानापूर्ति तरह की हुई है। और फिर कल घटना घट गई। फिर कल घटना घट गई। तो ये तो एकदम पब्लिक का गुस्सा नहीं आ रहा है। सीतामढ़ी के लोगों को गुस्सा का स्वभाव नहीं है। वहाँ के लोग बड़ी शांति प्रिय हैं। आप बोल रहे हैं कि क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। सीतामढ़ी की अब बात कर रहे हैं, पूरे बिहार में है वो। हम तो सीतामढ़ी में चूंकि गए थे, सीतामढ़ी मेरा जन्मभूमि है, मैं वहाँ पैदा लिया हूँ, इसलिए हम वहाँ की बात किए थे। तो वो डायनामाइट शब्द आया तो वो चर्चा में आ गया चारों तरफ। नहीं तो ये तो डायनामाइट शब्द राजद को, संस्कृति को दर्शाता है। भाई ये लोग का कहना है कि उनका जो बयान डायनामाइट वाला है वो राजद की संस्कृति, जब से आप राजद ज्वाइन किए हैं वो संस्कृति की झलक अब दिखा दी है। झलक नहीं है। अरे लोग बोलता है कि मार देंगे, तो क्या मार देता है क्या? लोग जो चुनाव लड़ते रहता था कहता है कि हम अपने उस आदमी को हम धूल चटा देंगे। पराजित हो जाता है व्यक्ति तो नहीं, पराजित होने वाले प्रत्याशी को कहा जाता है कि हम तुमको धूल चटा देंगे। जीतने वाला विजेता प्रत्याशी बोलता है। तो विजेता प्रत्याशी क्या अपने पराजित प्रत्याशी के मुंह को धूल में रगड़ता है क्या? उसके मुंह को, पराजित प्रत्याशी को विजेता प्रत्याशी क्या धूल में उसके मुंह को रगड़ता है क्या? वो तो बोलता है, बोली में बोला जाता है। और मेरा स्पष्ट मामला है कि जो दम बोली में है वो दम गोली में नहीं है। गोली कायर लोगों का हथियार हो सकता है और बोली मजबूत लोगों का, साहसी लोगों का, आत्मबली लोगों का, क्रांतिकारी लोगों का ये हथियार हो सकता है। बोली हमेशा क्रांतिकारियों की हथियार होती है और गोली हमेशा अपराधियों की हथियार होती है। तो हम 1000 गोलियों पर एक गोली भारी पड़ता है। आपने देखा होगा इस देश में बोली बोल करके अंग्रेजों की हुकूमत को भगा दिया गया। जिसके राज्य में सूरज नहीं डूबता था, एक अधनंगा आदमी बोली बोल बोल करके भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो करके हटा दिया। अभी तुरंत बांग्लादेश में देखिए, वहां के स्टूडेंट लोग बोल बोल करके वहां के राष्ट्रपति को देश से बाहर कर दिया, सरकार गिर गई। श्रीलंका में देखिए, राष्ट्रपति को घर छोड़ करके भागना पड़ा। देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में वहां के क्रांतिकारियों ने बोल बोल करके वहां के हुकूमत को परिवर्तित किया है। तो हमने भी पीपुल्स के एग्रेसिवनेस को, वहां के गुस्से को, जनाक्रोश को एक स्वर दिया। वो जनाक्रोश तो एक स्वर है। लोग ये बोली तो जो है वो डायनामाइट क्या, वो तो एटम बम से भी खतरनाक होता है।
एटम बम तो किसी सर्टेन एरिया में प्रभाव डालता है, और जब गुस्सा होता है, जनाक्रोश होता है, तो पूरे मुल्क तबाह हो जाता है, पूरे मुल्क की प्रशासन व्यवस्था बदल जाती है। राघवेंद्र जी, आप डायनामाइट और एटम बम की बात कर रहे हैं, चुनावी वर्ष है, इसका साइड इफेक्ट भी तो हो सकता है, साइड इफेक्ट हो रहा है, और इसी का आरोप वो लगा रहे हैं देवेश जी को तो जवाब दिया उन्होंने। पहले तो वो जवाब भी नहीं दे रहे थे किसी को। जब मैंने अपने वो चैलेंज जनता के आक्रोश की बात मैंने की, तो माननीय सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और कहना पड़ा, और वो कहे कि राघवेंद्र सिंह को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, और वो तो पढ़े लिखे लोग, जो भी उनको कहना था मेरे बारे में वो ठीक है कहे, चैलेंज रूप में कहे, तो या फिर नॉर्मल मेरे घर के सामने फुलझड़ी भी नहीं छोड़ सकते, तो चैलेंज कर तो ठीक है, वो कहे फुलझड़ी नहीं छोड़ सकते हैं। मैं कोई अपराधी थोड़े ही हूँ कि मैं पटाखा फुलझड़ी छोड़ूंगा। हम तो फुलझड़ी नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। हमारे साथ और उनके साथ हमने लंबे समय तक काम किया है, तो वो बिल्कुल मुझको अच्छी तरह से समझते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, एक पढ़ा लिखा आदमी क्या कर सकता है, तो मैं फुलझड़ी नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं तो देवेश बाबू का कहता हूँ, आदरणीय नेता हम हमारे रहे हैं, वो पार्टी में, जिस पुरानी पार्टी में हम थे पहले, तो वो माननीय सांसद जी, आप बेहतर काम करके तो दिखाइए। आप तो फुलझड़ी छोड़ने की बात कर रहे हैं, आप तो बेहतर काम करके दिखाइए। मैं तो फूलों की लड़ी लगा दूंगा आपके लिए। मैं तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में रहता हूं हमेशा, और मैं नकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं करता हूं। मैं सकारात्मक विपक्ष की भूमिका, आप जो बेहतर काम करेंगे तो मैं आपको फूलों से नवाजूंगा। अगर आप बेहतर काम नहीं करेंगे, बदतर काम करेंगे, तो मैं आपको इस्तीफे की भी मांग करूंगा, आपके खिलाफ प्रदर्शन भी करूंगा, आपके खिलाफ धरना भी दूंगा, आपके खिलाफ बोली भी बोल करके आपको हम गो बैक भी करवाऊंगा। आपका जो बयान और देवेश जी का जो बयान आया था पहले, तो आपसे, आपके बयान से ज्यादा खतरनाक तो उनका बयान था जो बिहार के लोगों के संदर्भ में बोला गया था ही था। ये तो हमने तो, हमारे बयान से केवल देवेश चंद्र ठाकुर आहत हो सकते हैं, उनके बयान से तो 20 करोड़ बिहारी आहत हुआ है। 20 करोड़ बिहारी को उन्होंने साला, हरामजादा और भी क्या रद्दी भद्दी, क्या क्या भद्दी भद्दी गालियां उन्होंने दी है। तो ये 20 करोड़ जनता, जो बिहारी जनता है, जहां के वो पले बड़े हैं, जन्मभूमि है, कहा भी गया है कि जननी जन्मभूमिश्च गिरियादपित सर्वागदपि, क्या है गरियसी। तो जो जन्म धरती है वो स्वर्ग से भी महान है, श्रेष्ठ है, और वो अपने जन्म धरती को भी उन्होंने गाली देने का काम किया। ये तो कितनी निंदनीय बात है, शर्मनाक बात है। ये कोई एक पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति से संसदीय शब्द है ये, जिस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, इसके लिए उनको क्षमा नहीं मांगना चाहिए क्या? बाकी के जो कार्यकाल उनका है, लगता है कि सीतामढ़ी की जनता के आकांक्षा के अनुरूप उनका कार्यकाल रहेगा, कुछ हासिल होगा सीतामढ़ी के लोगों को। हम तो उम्मीद यही करेंगे, हम तो उम्मीद यही करेंगे कि अपने बाकी के कार्यकाल को बेहतर तरीके से करें। चुनाव लड़ने के पहले उन्होंने एक नंबर जारी किया था, कहा था कि कहीं भी किसी भी समय फोन करें, मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, वहाँ महाराष्ट्र में रहते हैं, वहाँ उनका इलाज, खाना पीना, रहने सहने सब का सार्वजनिक रूप से उन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट दिया था। तो उसके अंदर काम कर रहे हैं। परिणाम क्या हुआ तो आपके सामने में है। क्या ऑडियो वायरल हुआ फोन करने पर, तो सामने में है आपके। तो वोट लेने के लिए सिर्फ वो पहले बोले थे, जुमला था। ये तो यही लग रहा है, लग तो यही रहा है। और सीधे उसके खिलाफ जब उनको वोट मिल गया, चुनाव जीत गए, तो फिर असली बात जो हकीकत था, उनके दिमाग में जो बैठा हुआ था बात, वो बाहर निकल गया। बिल्कुल यही बात ही है। हम तो सीतामढ़ी के तमाम गुमराह नौजवानों से अनुरोध करते हैं, जो भटक गए हैं मुख्य रास्ते से, और भटके क्यों हैं, वो बिहार सरकार की गलतियों की वजह से भटके हुए हैं। अगर इन हाथों को काम नहीं दीजिएगा तो ये हाथ हथियार उठा लेगा। हाथों को काम दो। बेरोजगारी का दंश कैसा होता है वो बेरोजगार ही आदमी जानता है। जब वो दिन भर का कुछ कर करके घर पे जब पहुंचता है, तो उसकी बीवी उसको ठीक से बात नहीं करती है,
क्या कमा करके लाए? खाना नहीं देती है ठीक से। एक बेरोजगार आदमी का बूढ़ा बाप, बीमार बाप, माँ बाप उससे इलाज कराने की जब वो दरखास्त करता है तो बेरोजगार आदमी के उस समय का दर्द को समझिए। वो फ्रस्ट्रेशन में आता है तो दो ही बात हो सकती है, या तो कोई गलत काम करने के लिए मजबूर हो जाता है, नहीं तो आत्महत्या कर लेता है, नहीं तो कुछ कर लेता है। ऐसे हुए गुमराह और भटके हुए लोगों से मेरा अनुरोध है कि मुख्य धारा से आइए और शर्मनाक जिंदगी से बेहतर है सर उठा के जिए। आपके लिए सरकार की कई सारी योजनाएं हैं और हम लोग अगर बैंक वाले लोन नहीं देते तो हम लोग आपके लिए लड़ झगड़ करके आपको स्वनियोजित करेंगे, स्वरोजगार का मौका देंगे। आप आइए, मुख्य धारा में आइए। सीतामढ़ी की धरती या बिहार की धरती बड़ी पावन धरती रही है शांति के लिए। यहाँ शांति और ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते थे। ये धरती वो धरती है कि आपको शांति और ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ दुनिया से लोग आते थे। और आज क्या है, ये इतना अशांत हो गया है कि लोग अब यहाँ कोई रहना नहीं चाहता है। और यहाँ इतना शैक्षणिक स्तर गिर गया है कि यहाँ के कोई लोग यहाँ पढ़ना नहीं चाहता है, यहाँ के सारे लोग बाहर पढ़ने चले जाते हैं। तो कितना समय बदल गया है। हम लोग उसी समय को परिवर्तित करना चाहते हैं। हम यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था में रहने वाले लोगों से, सरकार से, सबसे ये उम्मीद करते हैं। अब तो कोई उम्मीद है नहीं बाकी। अब हम नई सरकार जब बनाने जा रहे हैं तेजस्वी जी के नेतृत्व में, तो वही सरकार बिहार की पुरानी गौरवशाली परंपरा को लौटाएगी। फिर से पूरे बिहार में शांति का वही माहौल होगा जहां लोग ज्ञान और शांति के लिए यहाँ आते थे। फिर से ज्ञान का वही अलख जगेगा कि दुनिया के लोग बिहार में पढ़ने भी आएंगे और बिहार में लोग शांति खोजने भी आएंगे। वो दिन लौटेगा। वो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार बनने वाली है उसी में लोगों का सपना साकार होगा। अब नई सरकार में हिस्सेदार होंगे, दिखेंगे आप? अभी हम तो सरकार जो बनने वाली है जिनकी, उनके नेतृत्व में हम बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ राष्ट्रीय जनता दल का। मैं बिल्कुल, हमसे जितना भर बन पड़ेगा, मैं आने वाली सरकार मैं चाहता हूँ उसका नेतृत्व तेजस्वी प्रसाद यादव जी करें और बिहार के करोड़ों नौजवान की एकमात्र अंतिम आस वही है। चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव तो हम सीतामढ़ी से लड़े ही हैं। हम लोग फिर से उम्मीद है और राष्ट्रीय जनता दल के संयुक्त प्रत्याशी जिस 2010 में थे या बहुत लोगों ने मुझको बहुत इज्जत दी, बहुत वोट दिया, बहुत। वो तो कैसे हम हार गए, हमको आज तक वो नहीं। चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, ये तो पार्टी का फैसला हो सकता है। हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय जनता दल का एक वफादार सिपाही हूँ। नेता का जो भी निर्णय होगा मेरे सर आंखों पे है। नहीं, लेकिन पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से जिस तरीके से, खास करके जब से आप आरजेडी ज्वाइन किए हैं तब से सीतामढ़ी में जो कुछ हुआ और उसके बाद जिस तरीके से आप वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ के लोगों को एक बार फिर से गोलबंद किए हैं, जगाने का प्रयास किए हैं, लोग आपको उसी भूमिका में देखना चाहते हैं। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं सीतामढ़ी में संघर्ष नहीं कर रहा था, लेकिन पहले थोड़ा सा, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी प्रदेश अध्यक्ष की थी, मैं पप्पू यादव जी की पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था, तो मैं पूरे बिहार में केंद्रित रहता था। उसके बावजूद भी सीतामढ़ी में कोई बड़ी घटना घटती थी तो मैं वहां जाता ही था। बरियारपुर में एक मेरे ही क्षेत्र में बरियारपुर में एक होटल को जला करके जिंदा जला दिया गया था। तो हम और हमारे उस समय के मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी गए थे। सीतामढ़ी में कोई भी छोटी बड़ी घटना हुई है तो मैं भी गया और मेरे साथ मेरे नेता भी गए। मैं चूंकि प्रदेश अध्यक्ष था तो मेरे अनुरोध पर वो जाते थे, हमेशा गए। आपको एक सिपाही की हत्या हो गई थी तो उसमें भी हम लोग गए थे। रंजीतपुर में एक व्यक्ति को एक केस में उठा करके पुलिस ले जा रही थी, उसको क्या अपमानित किया, मारा पीटा, हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। हम लोग वहां भी गए। उनके 2 माने बिल्कुल शादी करने योग्य बेटियां थी, उसके शादी ब्याह में भी हम लोगों ने मदद करवाया। एक मुस्लिम की हत्या गौशाला चौक के आसपास में हो गई थी, उसको भी जिंदा जला देने की बात आई थी, तो वहां भी हम लोग गए थे। तो कई छोटी बड़ी घटनाएं वहां, चाहे बाढ़ का समय हो, कोरोना का समय हो, चाहे सोनवर्षा में हो, चाहे कहीं भी हो, बाजपट्टी में भी हो या रूनी सैदपुर में हुआ था, कहीं भी जिले में कहीं भी कोई बहुत बड़ी घटना घट जाती थी तो मैं अपने बिहार के जिम्मेवारी को देखते हुए भी फिर सीतामढ़ी में मैं जाता ही था। धरना प्रदर्शन वगैरह
राजनीतिक कार्यक्रमों में मैं हिस्सा लेता था, क्योंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो मुझे मेरे पास में समय का अभाव रहता था, तो सीतामढ़ी को ही केवल मैं फोकस नहीं कर पाता था। लेकिन अभी मैं राष्ट्रीय जनता दल में आया हूं तो मेरे पास में अभी सीतामढ़ी के लिए ही करने के लिए समय, मेरी जन्म धरती रही है, मेरी जन्मभूमि है, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि हम अपने बंधु बांधव की जो लगातार हत्या हो रही है, मेरे दोस्त मित्र की जो हत्या हो रही है, हमारे सभी समाज में हमारे गहरे ताल्लुकात है और सब लोगों की हत्या हो रही है, तो उनके खिलाफ में जब कोई देखा कि कोई मजबूत आवाज कोई नहीं उठा रहा है, तो मेरा नैतिक दायित्व तो बनता था कि मैं ये काम तो माननीय सांसद और माननीय विधायक लोगों का था कि क्षेत्र में जो घटनाएं घट रही है उस पर उसका प्रतिकार हो, अपराधियों की गिरफ्तारी हो, इसके लिए वो लोग संघर्ष करते, प्रशासनिक दबाव डालते। लेकिन जब वो अपने जो उनका जो नैतिक जो दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहे हैं, तब हमको सड़क पर उतरना पड़ा है। तो हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं ना अपने बंधु बांधव के साथ अन्याय को, तो फाइट करेंगे ना, कहने का मतलब क्या प्रयास करेंगे, वो तो अपील डिमांड तो करेंगे ना तेजस्वी यादव से, वो तो कि हमें आप उम्मीदवार बनाइए, तय करना है, वो तो पार्टी उम्मीदवारी पेश करना तो पड़ेगा। उम्मीदवारी तो भाई हम राजनीतिक प्राणी हैं, वहां से चुनाव लड़े हैं, तो थोड़ी दावा बनता है, ये तो स्वतः प्रमाणित है कि हम चुनाव हम अर्जी देंगे अपने पार्टी के नेता के पास में, अर्जी है मेरी, तो वो तो नेता तय करेंगे ना, और नेता का जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य, अब वो हमारे सराखों पे, वो कोई भी प्रत्याशी देंगे, मुझको नहीं भी प्रत्याशी बनाते हैं, जो भी प्रत्याशी होगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। इस बार क्या लग रहा है आप लोग बिहार में समीकरण जो दिख रहा है उसके हिसाब से 2/3 बहुमत से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार की हुकूमत बदलने वाली है। 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी तेजस्वी यादव की, और हम उम्मीद करेंगे कि राघवेंद्र कुशवाहा जी का अगर उम्मीदवारी वहां से होती है तो सीतामढ़ी की जनता इन्हें कितना तवज्जो देती है, ये देखने वाली बात होगी। ये चर्चा आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। राघवेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।